डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के। इसका नाम है यूनिट मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला यूनिट, दूसरा मेज़रमेंट यानी उन यूनिट्स को हम कैसे मेज़र करें, और फिर डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशन एक अलग तरह का टॉपिक है जिसके बारे में आप पहली बार सुनेंगे यहाँ पर 11th में। बट यूनिट और मेजरमेंट इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी इसके बारे में आप जानते हैं। तो इसके हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन के। तो इसमें सबसे पहले आती है फिज़िकल क्वांटिटी। सबसे पहले अगर हम यूनिट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो यूनिट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की होती है, यानी वो स्पेसिफिक क्वांटिटी जिनमें हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करें उन्हें हम बोलते हैं यूनिट्स। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेज़र कर सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जिनको हम मेज़र्ड कर सकते हैं, नाप सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनके थ्रू हम फिज़िक्स के लॉज को भी वेरीफाई कर सकते हैं, या उनके बेस पर हम फिज़िक्स के लॉज को वेरीफाई करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटी में अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एग्ज़ाम्पल के तौर में जितनी भी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट और मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज़ आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फर्दर इसका डिवीज़न किया गया फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। तो आया फिज़िकल क्वांटिटी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और उनके बेस पर हम फिज़िक्स के लॉज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्पल्स की। तो लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल हैं किसके? फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, या 2 इसके पार्ट्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। पहली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब ये बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें, ऐसा इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी के बेस पर एक्सप्रेस्ड ना कर सकें, उन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटी के बेस पर एक्सप्रेस्ड या एक्सप्लेन ना कर सकें, या वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ये बेस क्वांटिटी केवल आपकी 7 होती है, ओनली 7 जो होंगी वो आपकी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती हैं। बाकी सारी क्वांटिटी इन 7 क्वांटिटी से मिलकर ही बनती हैं। इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। इसको डेराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं, नीचे है आपकी। बट अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी 7 होंगी, यानी बेस क्वांटिटीज़ हमारी 7 होंगी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, electric current, amount of substance. These 7 are the fundamental quantities or base quantities. These quantities cannot be expressed or find with the help of other quantities. तभी इन्हें हम fundamental quantities बोलते हैं। बात करते हैं the second part of physical quantity, and the second part is derived quantities. What is derived quantities? तो derived quantities क्या होती हैं? derived quantities वो quantities होती हैं जो independent होती हैं fundamental quantities पर, dependable होती हैं fundamental quantities पर, यानी ऐसी quantities जिनको हम fundamental quantity के बेस पर डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे अगर इसको हम समझें तो हमने यहाँ बोला वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी के अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमने 9th में पढ़ा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, टाइम जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हमने 3rd पॉइंट पे पढ़ी। तो लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट, लेंथ और टाइम के बेस पर हम एक नई क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं या बना रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं हम क्या, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेस पर डिस्क्राइब कर सकते हैं या उनसे हम बना सकते हैं, वो क्वांटिटी आपकी डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि हम डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी। यानी हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हर दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी की तरह नहीं होती है, तो इसीलिए हमें उनमें डिफरेंस बताने के लिए मेज़रमेंट या यूनिट का यूज़ करना पड़ा। ये हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में अगर बात करें डेली एक्टिविटीज़ में, तो मेज़र करते हैं कई सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, जिसमें मास भी होता है, लेंथ भी होते हैं, एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमें नीड पड़ी किसी मेज़रमेंट की, यानी नापने की, किसी चीज़ को मेज़र करने की। तो मेज़रिंग प्रोसेस क्या होता है, मेज़रिंग प्रोसेस में मेनली अगर हम बात करें किसी क्वांटिटी की, तो फिज़िकल क्वांटिटी या किसी भी यूनिट, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, जैसे मान लो एक फोर्स दिया है हमारे पास 5 न्यूटन का, हमारे पास एक फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन का, तो वी हैव 5 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ 5 जो है ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है n, और यहाँ पर जो आपकी n है वो यूनिट है u। यानी ये जो क्वांटिटी है ये आपकी 5 न्यूटन फोर्स है। तो फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 इंटू n, यानी 5 टाइम्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हमने देखा कि जब भी हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो ये फिज़िकल क्वांटिटी 2 पार्ट में एक्सप्रेस होती है। एक पार्ट इसका जो होता है वो कहलाता है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है साइज़ ऑफ यूनिट। अगर हम जो एग्जांपल हमने लिया उसमें साइज़ ऑफ यूनिट की बात करें तो वो न्यूटन है, और न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो वो 5 है। सो एवरी फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ the product of numeric value of the physical quantity and size of unit। जैसे एग्जांपल हमने एक और लिया कि length of rod is 4 मीटर, it means लेंथ जो रॉड की है वो 4 टाइम्स है मीटर के 4 टाइम्स है। यानी जो हमारे पास एक रॉड है उसकी लेंथ 4 मीटर है, मतलब मीटर लेंथ की यूनिट के 4 टाइम्स है। तो हम यहाँ बोलेंगे, देखेंगे कि 4 is the numeric value and meter is the unit. So here we can say that measure quantity is 4 meter, the equal to length of rod, where length of the rod is the physical quantity। इसके बाद यहाँ से देखा कि यूनिट चेंज होंगी, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगी, बट दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्वांटिटी के बराबर होगा, चाहे वो SI यूनिट हो चाहे सिस्टम यूनिट हो। मतलब SI हो चाहे CGS हो, उन सब में यूनिट और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसे बोलेंगे n इंटू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी एक यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू n1, दूसरी यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू n2 है, यानी n1 n2 आर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी q in system first and second, and the units are u1 and u2, then the physical quantity q is all equal to n1 into u1 equal to n2 into u2। इसको याद रखना क्योंकि आगे हम लोग डायमेंशन में इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं।
बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अब कैसे हम किसी स्टैंडर्ड यूनिट को चूज़ करेंगे, हाउ वी कैन चूज़ एनी यूनिट एज अ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यूनिट को चूज़ करने के लिए हमें कुछ बातें हैं, उन्हें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, इट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी जो यूनिट हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे मीटर, सेकंड, ये सब वेल डिफाइंड यूनिट्स हैं जिसके बेस पर हम लेंथ, मास और टाइम की यूनिट को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। फिर जो साइज़ है यूनिट का वो प्रॉपर होना चाहिए, ना ही बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक। फिर इट शुड बी ईज़िली एसेसिबल, यानी उसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकें, उसको यूज़ करने में डिफ़िकल्टीज़ ना हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये वैल्यू जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं एक क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट बने और कहीं भी प्लेस, टाइम या फिज़िकल कंडीशन या टेम्परेचर, प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये चेंज ना हो। फिर ये यूनिट वाइडली आपकी एक्सेप्टेबल हो, यानी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, यानी एक ही क्वांटिटी की यूनिट पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसी हो। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे यूनिट की, यानी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को जब हम स्टैंडर्ड यूनिट को लेंगे तो इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हैं। इन पॉइंट्स को दिमाग में रखकर ही आगे यूनिट बताई गई जो हम दो क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये दो क्वांटिटीज़ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी। अब उन्हीं क्वांटिटी की यूनिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी की यूनिट से डिस्क्राइब ना कर सकें या रिजॉल्व ना कर सकें, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की होती हैं इन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज़ अ फंडामेंटल यूनिट्स। डेराइव यूनिट्स की बात करते हैं तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको हमने एग्जांपल के तौर पे समझा कि हमारे पास स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला विच इज़ डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, डिस्टेंस इज़ अ काइंड ऑफ लेंथ, और हम यूनिट ऑफ टाइम जानते हैं वो सेकेंड है। तो लेंथ की यूनिट जो होती है मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। मीटर और सेकेंड आर द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, एंड लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हम दो फंडामेंटल क्वांटिटी की बेस पर, यानी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, एक नई क्वांटिटी की यूनिट बना रहे हैं, दैट इज़ स्पीड। तो ये जो क्वांटिटी है ना स्पीड, ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटी, ये यूनिट आपकी कहलाएगी डिराइव्ड यूनिट। तो अभी तक हमने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा, यूनिट्स को कैसे हम लें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। जितनी भी यूनिट ऑफ सेट्स हैं उनको सेम काइंड में रखने के लिए, ठीक है, उनको डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिस्क्राइब किया गया, जिसमें सबसे पहले आती है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, सीजीएस, थोड़ा सा इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें, अलग अलग करें, तो सी स्टैंड कर रहा है सेंटीमीटर, जी ग्राम के लिए स्टैंड कर रहा है, एस यहाँ सेकंड के लिए स्टैंड कर रहा है। मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट।
ये सिस्टम जो यूनिट है वो ब्रिटिश में केवल यूज़ होती है। FPS जो यहाँ पर होता है वो FPS यानी F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। फुट लेंथ को फुट में, पाउंड मानी मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम FPS सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश कंट्री में अधिकतर यूज़ होता है, वहीं पर यूज़ होता है, बाकी इंटरनेशनली इसका इस्तेमाल कम होता है। MK सिस्टम की बात करें तो ये एक फ्रेंच सिस्टम है, ठीक। इसमें जो आपका MKS यानी M स्टैंड करता है मीटर के लिए, K kg के लिए, और सेकेंड यानी S सेकेंड के लिए। यहाँ पर K kg मतलब किलोग्राम यानी मास के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, लेंथ के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है M यानी मीटर, और टाइम के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है S यानी सेकेंड। यानी एक ऐसी यूनिट जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेज़र करते हैं, उसे हम बोलते हैं MK सिस्टम। अब ये कुछ छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इंच की बात करते हैं तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में 12 इंचेस होंगे, यानी वो इक्वल होगा 30 × 4.8 सेंटीमीटर के। ये थोड़ी कैलकुलेटेड वैल्यू है, सो यू कैन फाइंड, मैंने ऐसे लिख दिया है, यू कैन कैलकुलेट इट टू कन्फर्म। SI सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो SI सिस्टम क्या है? एक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और एक ही तरह की यूनिट का इस्तेमाल होता है। इसमें फंडामेंटल यूनिट्स को जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट को बताया गया है, और इसके बाद 2 क्वांटिटी इसमें और एक क्वांटिटी और एडिशनल है, इसको सप्लीमेंट क्वांटिटी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ये सप्लीमेंट्री यूनिट आपकी 2 होंगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट्स यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट जो होगी उसे फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमें 7 पड़ी थी। ये फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ जो थी वो थी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास की बात करते हैं, मास की यूनिट किलोग्राम होगी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज़ मोल। ये आपको याद करना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि इनको बिना याद किए हुए आगे किसी क्वांटिटी की यूनिट को आप नहीं निकाल पाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला बिना इनके बेस पर आप नहीं निकाल पाएंगे, जो हम लोग इस पोर्शन के बाद जस्ट पढ़ेंगे। बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट की। तो 2 ऐसी यूनिट होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। एक होती है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल की जो यूनिट होगी वो रेडियन होगी, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी वो स्टेरेडियन होगी। सो हाउ कैन यू डिस्क्राइब बोथ द क्वांटिटीज़? तो बात करते हैं सबसे पहले हम प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल 2D फिगर में होगा, यानी अगर हम एक सर्कल लें, मान लिया हमने एक सर्कल लिया यहाँ पे, और ये हमने एक सर्कल लिया और इसके एक पोर्शन को ले लें सेंटर से। तो ये जो एंगल बनना है, ये एंगल 2D में सर्कल के लिए ये एंगल क्या कहलाएगा? आपका प्लेन एंगल कहलाएगा। इस प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो यूनिट आपकी होती है रेडियन। अब ये निकालेंगे कैसे? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारे पास प्लेन एंगल ये है। एंगल की बात करते हैं तो डी थीटा है, जो आर्क है वो ds है और रेडियस r है। तो इस केस पर प्लेन एंगल जो होगा वो ds/r होगा, और रेडियन इज़ द यूनिट, यानी इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सॉलिड एंगल की बात करते हैं। अगर हम प्लेन की जगह पर एक सॉलिड स्फीयर ले लें और स्फीयर के सेंटर से एक क्रॉस सेक्शन, कॉनिकल क्रॉस सेक्शन निकालें, तो कॉनिकल सेक्शन का जो हर एक पॉइंट होगा, सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा
वो एंगल ही आपका क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो स्टेरेडियन होती है। अब इस सॉलिड एंगल निकालेंगे कैसे, तो ये रेशियो होता है एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर टू द रेडियस स्क्वायर के, यानी डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका इस्तेमाल 12th में गॉस थ्योरम में कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है इसका, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने निकाला है यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विच सबटेंडेड एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर। सो यहाँ पर रेडियस हमारे पास 30 है, एंगल सबटेंड जो हो रहा है π/6 है, तो इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वहाँ से हम आर्क जितना होगा वो निकाल सकते हैं। बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकंड के बारे में। सो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको यहीं पर हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, जिसको हम PDF फॉर्म में नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर एक बात करें हम एक सर्कल की, जब सर्कल पूरा रोटेट करता है तो एक एंगल बनाता है, दैट इज़ 360 डिग्री एंगल। ये 360 डिग्री एंगल जो होगा वो 180 × 2 के बराबर होगा, यानी ये 2 पाई के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग मैथ्स में भी देखते हैं कि 360 इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पाई 180 डिग्री के अप्रॉक्स लेते हैं जो रेडियन में होता है, जबकि 360 डिग्री में है, तो 360 जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री की बात करें कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो हम यहाँ 1 रखेंगे और डिवाइड कर देंगे 360 को यहाँ पर, तो 1 रेडियन 1 एंगल इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन, यानी 1 डिग्री में 2 पाई बाई 360 रेडियन होते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1.744 × 10⁻² रेडियन होंगे, यानी 1 डिग्री में 1.744 × 10⁻² रेडियन निकल के आएगा। जो वैल्यू आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेटेड है, आप चाहें तो इसे एक कॉपी उठाइए, पेन लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये वैल्यू निकल के आ रही है। नाउ अगर हम बात करें तो एक जो हमारा डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट जो होगा, यानी 1 डैश अगर लगा है तो 60 मिनट के बराबर है। डैश जो होगा मिनट को रिप्रेजेंट करता है, तो 60 मिनट जो होगा 1 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर हम 1 मिनट में कितने रेडियन है उसे कैलकुलेट करने जाएं तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1.744 × 10⁻²/60। तो यहाँ से हम 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे। 1 मिनट की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से समझ लीजिए ज़रा। 60 मिनट में 1 डिग्री, 60 मिनट जो होगा वो 1 डिग्री के बराबर है, और 1 डिग्री में रेडियन जो है वो 1.744 × 10⁻² रेडियन है। यानी कि अगर हम 1 मिनट में बात करें कितने रेडियन होंगे, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री के बराबर होगा। 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होगा। अब 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 1/60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, दैट इज़ 1.744 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। नेक्स्ट ये कन्वर्जन हुआ, यानी ऊपर हमने कन्वर्ट किया सबसे पहले डिग्री टू रेडियन, फिर इसके बाद हमने मिनट टू कन्वर्जन देखा रेडियन में, यानी कि 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे। रेडियन एंड डिग्री आर द यूनिट ऑफ एंगल, दे आर डिफरेंट फॉर्म, यानी एक जैसे बोलते हैं SI सिस्टम और एक हमारा CGS सिस्टम, MKS और CGS। तो उसमें हम डिफरेंट निकालें, यानी कि हम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एक से दूसरे में। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सेकंड की। तो एक मिनट जो होता है हमारा वो 60 सेकंड के बराबर होता है, यानी 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो 1/60 मिनट होंगे। आंसर ये आएगा हमारा। अगर बोले 1 सेकंड में कितने
मिनट होंगे तो 1/60 मिनट होंगे। तो मिनट को ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं। जो मिनट था वो हमारा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर था। यानी 1 सेकेंड में कितने रेडियन होंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 60। तो क्या देगा 2.91 इंटू 10⁻⁴/60 सॉल्व करने पर 4.48 इंटू 10⁻�6 रेडियन निकल कर आएगा। यानी इन शॉर्टली 1 डिग्री में रेडियन ये, 1 सेकेंड में कितने रेडियन होंगे ये, और 1 मिनट में कितने होंगे ये रहा, और 1 सेकेंड में कितने होंगे ये रहा। नेक्स्ट इसी में कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज़ की और बात कर लेते हैं। यानी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ होंगी जिनको हम चेंजमेंट करेंगे, जिसको हम एब्रिविएशन पावर बोलते हैं। जैसे डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा, टेरा, ये सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह से जब हम पावर माइनस की बात कर रहे होंगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। यानी अगर हम डेका की बात करें तो डेका की वजह से क्या होगा 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो लिखा होगा 10⁻9, पीको 10⁻12। ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होने वाली यूनिट है, बहुत जगह इनका इस्तेमाल होगा। लगभग फिजिक्स में जहाँ जहाँ भी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे या छोटी यूनिट की बात करेंगे वहाँ पर ये यूज़ होंगी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट। यहीं पर हमारे पास जैसे एक लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, इन्हीं को हमने समझा कि इन यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिखा हुआ है 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम को ओम में, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो हम 1 मेगा ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मेगा ओम में कितने ओम होंगे, तो मेगा 1 मेगा यहाँ लिखा हुआ है 1 मेगा 10⁻6 के बराबर है। यानी 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम। मिली की बात करें, मिली एम्पियर, तो मिली मतलब 10⁻⁻3, तो क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा 10⁻3 एम्पियर के। उसी तरह से 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम 10⁻3 मीटर। 1 माइक्रो यहाँ से देखें तो माइक्रो 10⁻6 है, ये रहा माइक्रो। तो क्या होगा 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का सिंबल भी यहाँ पे दिखा हुआ है, तो उसको भी दिमाग में रखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। माइक्रो म्यू, तो जब भी म्यू होगा तो 10⁻6 होता है वोल्ट। तो यहाँ तक हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की छोटे छोटे यूनिट्स, फिर फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स के बारे में। अब इसके बाद हम कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके फर्दर डिस्कशन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और यू आर न्यू इन 11, तो एक साथ सारा बोझ नहीं दिया जा सकता है। सो हम अगले जो चैप्टर होंगे, अगले जो वीडियो होगा उसमें हम इन छोटी छोटी यूनिट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, छोटी बड़ी यूनिट जैसे मीटर लेंथ की हो गई, टाइम की हो गई और मास की हो गई, इन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम इनके बीच के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ तक के नोट्स को भी हमारे यूट्यूब लिंक में जो लिंक अवेलेबल होगा उससे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इन नोट्स को कॉपी करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो आप पूरी तरह से गो थ्रू हो जाएं इस नोट्स से होते हुए और वीडियो को देखते हुए, ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर होता जाए। सो आज के लिए इतना, बाकी अगले टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। गुड लक फॉर यू ऑल यू।